पिछले लेक्चर्स में हमने द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यानी एक संगठन में विशेष संस्कृति का विकास किस तरह से करना है, क्या प्रक्रिया है उसकी, और उस संस्कृति को कर्मचारियों और अधिकारियों को कैसे सिखाना है, ये दो बातें जानी। आज हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ ए वीक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक कमज़ोर संगठनात्मक संस्कृति के लक्षण या पहचान कि कैसे पहचानें किसी संगठन की संस्कृति कमज़ोर है। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर उस संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों का मनोबल नीचा है, मोरल हाई नहीं है, अगर मनोबल की कमी है, तो समझ लेना चाहिए कि उस संस्था की संस्कृति कमज़ोर है। मनोबल कर्मचारियों और अधिकारियों का तब हाई होता है जब वो संस्था की नीतियों से, संस्था की कार्यशैली से संतुष्ट हों, जब संस्था में प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्य फेवरेबल हों कर्मचारियों और अधिकारियों के, और अगर अनफेवरेबल हैं तो ऐसी स्थिति में मोरल डाउन रहेगा और इसका प्रभाव ये होगा कि उनकी संतुष्टि का स्तर बिल्कुल नीचा रहेगा, वो कभी भी संस्था में खुश नहीं रहेंगे और लेबर टर्नओवर रेट हाई होगा। तो अगर संस्था के कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और वो संस्था को छोड़ के जा रहे हैं, ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी दूसरी संस्थाओं को ज्वाइन कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि संस्था की संस्कृति में सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरा, लैक ऑफ बेस्ट फिट, कुछ भी सही ना होना, यानी जो संस्था की नीतियां हैं, कार्य हैं, वो अनुकूल नहीं हैं। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा ना हो, मोटिवेशन की टेक्निक्स सही यूज़ ना की जा रही हों, काम का बंटवारा सही ना किया गया हो, या लोगों के अंदर कोऑपरेशन की भावना कम हो, या अथॉरिटीज़ ठीक से डेलीगेट ना की गई हों, सही आदमी को सही काम ना सौंपा गया हो, या लोगों का परसेप्शन इफ़ेक्टिव ना हो, एक जैसा ना हो, यानी समझ अलग अलग हो सभी की, तो इन कारणों से संस्था की संस्कृति कमज़ोर होती है और संस्कृति को सुधारने के लिए इन सभी कार्यों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाना आवश्यक होता है। तीसरा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अवॉइडेंस। हर संस्था के दो तरह के वातावरण, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण, दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों का लगातार विश्लेषण करते रहना और आवश्यक बदलाव इंटरनल एनवायरनमेंट में करते रहना आवश्यक होता है। लेकिन अगर किसी संस्था के उच्च प्रबंधक सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट पर ही ध्यान देते हैं और बाह्य वातावरण की ओर लगातार ध्यान नहीं रखते, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था में जो बाहरी परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, जैसे राजनीतिक बदलाव आ जाता है, या प्रतियोगियों की नीतियों योजनाओं में बदलाव आ जाते हैं, या ग्राहकों की रुचि बदल जाती हैं, मांग बदल जाती हैं, तो उनके अनुरूप वो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उस संस्था के जो लक्ष्यों की प्राप्ति है वो प्रभावी तरीके से नहीं हो पाती और कर्मचारियों और अधिकारियों का मनोबल भी उससे गिरता है। संस्था के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त करने में संस्था असमर्थ रहती है। तो इस प्रकार से बाह्य वातावरण का विश्लेषण
लगातार ना करने की वजह से भी एक संस्था की संस्कृति कमज़ोर पड़ती है। अंडर डेवलप्ड सब कल्चर्स या अनडेवलप्ड सब कल्चर्स। अगर एक संस्था के बहुत सी उप संस्कृतियाँ हों, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत से देशों में उनकी ब्रांचेज काम करते हैं और हर ब्रांच की उस देश के अनुसार, उस देश के निवासियों के, ग्राहकों के नीतियों के अनुरूप उप संस्कृति विकसित हो जाती हैं। तो अगर कोर कल्चर को ध्यान में ना रखें जो ब्रांच ऑफिसेज हैं, और वो सिर्फ उनकी जो उप संस्कृति है उसके अनुरूप ही अगर वो कार्य करते हैं, तो ऐसी संस्था भी अपनी संस्कृति को कमज़ोर कर लेती है। क्योंकि जो मुख्य कार्यालय की जो संस्कृति होती है, जो कार्यशैली होती है, जो सोच होती है, वो सोच सब कल्चर द्वारा ना अपनाया जाना, ये उस संस्था के लिए एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। फिफ्थ है अवॉइडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़। संगठनात्मक मूल्यों की अवहेलना करना या संगठन के मूल्यों को ना मानना। तो जब संगठन बहुत बड़े स्तर पे कार्य करने लग जाते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जिक्र हम करते हैं कि बहुत से देशों में उनके बिजनेस होते हैं, तो उनमें जो मेन ऑफिस होते हैं उनके अलग कल्चर होते हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके सब कल्चर्स अलग से डेवलप हो जाते हैं, और वो अपने सब कल्चर्स की जो वैल्यू सिस्टम होते हैं उन्हीं के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो अगर जो मेन कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की जो मूल्य हैं, नीतियां हैं, वैल्यूज़ हैं, अगर उनको नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में वो एक कमज़ोर संस्कृति के सूचक समझे जाएंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ को ना मानना भी एक कमज़ोर संस्कृति का परिचायक है, प्रतीक है। वारफेयर अमंग सब कल्चर्स। उप संस्कृतियों में युद्ध की स्थिति होना। अगर किसी संस्था की जो उप संस्कृतियाँ हैं वो भी पूर्ण रूप से विकसित हो गई हैं, उनके अपने वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गए हैं, और उनकी कार्यशैली अपने अपने तरीके से सभी ब्रांचेज़ की हैं, सभी डिपार्टमेंट्स की हैं, और पूर्ण विकसित होने की वजह से एक ब्रांच की जो सब कल्चर है वो दूसरे सब कल्चर को अगर नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अगर अपने आप को ज़्यादा बेहतर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार का जो उप संस्कृतियों में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, एक द्वंद्व, एक झगड़ा शुरू हो जाता है अपने आप को बेहतर साबित करने और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो वो एक कमज़ोर संस्कृति का कारण बनता है, वो भी एक वीक कल्चर का परिचायक होता है। तो इस प्रकार से हम किसी संस्था, किसी संगठन, किसी व्यक्तियों के समूह के जो ये लक्षण हैं, इनसे पहचान सकते हैं कि वो संगठन, वो संस्था, लोगों का वो समूह कमज़ोर संस्कृति की वजह से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ठीक से नहीं कर पा रहा, या एक बहुत उन्नत और मजबूत संस्कृति की वजह से वो लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद हम जानेंगे कीपिंग ए कल्चर अलाइव। एक संस्कृति को जीवित कैसे रखा जाए। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि संस्कृति का विकास कैसे किया जाए, उसको कर्मचारियों और अधिकारियों को सिखाया कैसे जाए, फिर अगर संस्कृति कमज़ोर है तो उसकी पहचान कैसे की जाए। तो अगर संस्कृति मजबूत है और उसको संस्थापकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा
विकसित कर दिया गया पूरी तरह से और सभी कर्मचारी और अधिकारी उस संस्कृति के रंग में रंग गए हैं, तो उसको लंबे समय तक कैसे जीवित रखा जाए। क्योंकि एक व्यवसाय की संस्कृति है, एक व्यवसाय का वातावरण है, एक व्यवसाय की जो सोच और कार्यशैली है, उसके मूल्य हैं जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए मददगार होते हैं। तो उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये 2-3 बातें बताई गई हैं। फर्स्ट, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले तो जब लोगों का चुनाव किया जाए, लोग भर्ती किए जाएं और चयन किया जाए उनका, तो उसी समय ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को भर्ती किया जाए जो उस व्यवसाय की संस्कृति में आसानी से ढल सकते हों। राइट जॉब फॉर राइट पीपल या राइट पीपल फॉर राइट जॉब, मतलब सही काम के लिए सही आदमी का चयन किया जाए। चयन प्रक्रिया के दौरान ये तय कर लें हम कि जितने भी एप्लीकेंट्स हमारे पास इंटरव्यूज़ देने के लिए आए हैं उनको पूरी तरह से परख लें, जान लें कि वो हमारी संस्था और संगठन के मूल्यों से उनके विचार मेल खाते हैं या नहीं, वो उनको अपना सकेंगे या नहीं। और उसके बाद फिर चयन के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे करके हम अपनी संस्था के मूल्यों के अनुरूप उनको ढाल सकते हैं। और उनकी जॉब से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसके लिए पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सहायता से उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग लगातार ऐसी दी जाती रहनी चाहिए, जिससे कि वो हम उस संस्था के मूल्यों को लगातार ग्रहण करते रहें, अपनाते रहें और पूरी तरह से उस संस्था की संस्कृति में अपने आप को ढाल लें। सेकंड है इम्प्रिंट ऑफ फाउंडर्स, संस्थापकों की छाप, संस्थापकों द्वारा छोड़ी गई छाप। किसी संगठन को जो स्थापित करता है फाउंडर, संस्थापक, वो उस संस्था की संस्कृति को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उस संस्था में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, वर्क कल्चर है, परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटीज़ ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, हर तरह से इनको सबको उच्च दर्जे का स्थापित करने का लगातार प्रयास करता है। तो संस्थापक एक रोल मॉडल की तरह संस्था में काम करते हैं, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या फाउंडर्स हो। वो जैसे पैरों के निशान छोड़ते रहेंगे, सभी कर्मचारी और अधिकारी उन्हीं पद चिन्हों पर लगातार चलने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो ऐसे पद चिन्ह की छाप छोड़ें, ऐसे पैरों के निशान बढ़ाएं, यानी ऐसी कार्यशैली उनकी खुद की हो जिससे प्रभावित और प्रेरित होकर सभी कर्मचारी और अधिकारी भी उसी प्रकार से कार्यशैली अपनाने में सक्षम हो सकें। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग कल्चरल नेटवर्क, मजबूत सांस्कृतिक जाल। मतलब हम जो संस्कृति हमने विकसित की है, जो माहौल, जो इन्वायरमेंट एक संस्था के अंदर काम करने का और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करने का, या संस्था के लक्ष्य मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, इनको अचीव करने का जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, उस इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आयोजित करते रहें, जिससे कर्मचारियों को, अधिकारियों को लगातार प्रेरणा मिलती रहे। जैसे सेरेमनीज़, या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं या फाउंडर्स हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें, या कंपटीशन ऐसे करवाते रहें, या कोई मैगज़ीन अपनी इंस्टीट्यूशन की पब्लिश करते रहें हर साल या एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, या कुछ ऐसे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ करें जिससे संस्था के कर्मचारी और अधिकारी उस संस्था की
जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, जो वर्क कल्चर है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसको अपनाए रखने में कामयाब हो सकें और उसको लगातार अपनाए रखें। तो इस प्रकार से हम किसी संस्था की संस्कृति को लगातार बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। और इसके बाद बताया है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण का अभिप्राय है कि अगर सिलेक्शन के बाद, ज्वाइनिंग के बाद कुछ कर्मचारी संस्था के रंग में ना रंग पाए तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं। यानी जिन कर्मचारियों और अधिकारियों का हमने चयन किया, उनको काम सौंपा, काम सौंपने के बाद उनको संस्था की संस्कृति में ढालने के जो प्रयास किए जाते हैं उसी को ही समाजीकरण कहा जाता है, सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, यानी संस्था की संस्कृति में लोगों को ढालना, उसके दो कारण हैं। पहला, टू मिनिमाइज द रोल एम्बिग्विटी ऑफ एम्प्लॉइज़, कि किस कर्मचारी को क्या काम मिला है, उसका रोल क्या है संस्था में, उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता ना रहे, कन्फ्यूज़ ना कोई भी रहे कि मैंने क्या काम करना है, मेरा रोल क्या है। वो अपना अपना काम अच्छी तरह से समझ लें और उसमें पूरी तरह से फिट हो जाएं। और दूसरा है यूनिफॉर्म बिहेवियर, समान व्यवहार, सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का एक जैसा व्यवहार हो, यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता हो, समानता हो व्यवहार में। तो ये दो मुख्य लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हर संस्था, हर संगठन में जो भी कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनको काम सौंपने के बाद लगातार, जब तक वो उस संस्था के मूल्यों को अपना नहीं लेते, जब तक उसके माहौल में पूरी तरह ढल नहीं जाते, तब तक उनको उस संस्कृति में ढलने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। और इन्हीं प्रयासों को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण। और इसके 3 मुख्य स्टेजेस हैं। फर्स्ट, प्री अराइवल स्टेज, प्रवेश से पहले का चरण, यानी जब उनकी सिलेक्शन जब तक नहीं होती, अभी उन्होंने अप्लाई किया होता है और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होता है और सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। यानी उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, उनकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है, उनके विचार देखे जाते हैं, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। उसी प्रोसेस के दौरान प्रयास किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों को चुना जाए जो संस्था के मूल्यों को जल्दी से अपनाएं, जिनके विचार संस्था के मूल्यों के अनुरूप हों। तो इसलिए जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो सिलेक्शन से पहले ही शुरू हो जाता है और इस स्टेज को हम बोलते हैं प्री अराइवल स्टेज, संस्था में प्रवेश से पहले की स्थिति। सेकंड है एनकाउंटर स्टेज, यानी एंट्रेंस, प्रवेश, दूसरा चरण। जब कर्मचारी जॉब ज्वाइन करते हैं तो ये एनकाउंटर स्टेज या एंट्री कहा जाता है इसको, एंट्री इन जॉब। तो जब जॉब में एंट्री होती है तब मैनेजमेंट लगातार नए कर्मचारियों को उस संगठन की संस्कृति में ढालने के लिए स्पेशल क्लासेस लगाती हैं। उनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वाश आउट करने के लगातार प्रयास करती हैं और उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली जाती है और उनको संस्था के माहौल में लगातार ढालने के लिए प्रयास किए जाते रहते हैं। तो ये दूसरा प्रयास होता है, सेकंड स्टेज होती है जब जॉब ज्वाइन करते हैं उसके तुरंत बाद लगातार। और लास्ट थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, रूपांतरण चरण, यानी जब पूरी तरह से रूपांतरण कर दिया जाता है, कर्मचारियों अधिकारियों को पूरी तरह से माहौल में ढाल दिया जाता है। तो जो सोशलाइजेशन स्टेज को पार कर लेते हैं कर्मचारी, उसके बाद जो उनका माइंड है वो पूरी तरह से वाश कर दिया जाता है, ब्रेन वाश बोलते हैं। यानी जो उनके
अंदर जो किसी भी प्रकार का कोई पुराने विचार हैं वो उनके दिमाग से पूर्ण रूप से निकल जाते हैं और ऐसे कर्मचारियों का पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है। जैसे उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाता है, उनका परसेप्शन लेवल पूरी तरह चेंज कर दिया जाता है। लर्निंग प्रोसेस या जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको सिखाने के लिए लगातार, और उनके माध्यम से उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया जाता है। रोल मॉडल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन के या ट्रेनर्स हैं वो भी लगातार पूरे प्रयास करते हैं कि सभी कर्मचारी और अधिकारी संस्था की संस्कृति से पूरी तरह से जुड़ जाएं और उसमें अपने आप को पूरी तरह से ढाल लें। तो ऐसी स्थिति में थर्ड स्टेज में आने के बाद सभी कर्मचारी और अधिकारी पुराने अपने कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ या उनके अपने सबॉर्डिनेट्स या दूसरे लोग हैं उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं, उनका काम में बहुत दिल लगता है, वो संस्था में रच बस जाते हैं और संस्था में काम करते हुए बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, बहुत संतुष्ट अपने आप को पाते हैं। तो इस प्रकार से नए कर्मचारियों को और अधिकारियों को किसी संस्था में इन 3 स्टेजेस के माध्यम से उस संस्था की संस्कृति में एडजस्ट होने के लिए तैयार किया जाता है, जिसको सोशलाइजेशन कहा जाता है, समाजीकरण। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठनात्मक वातावरण। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।